So welcome again to all of you. Now next heading is दल आधारित आंदोलन यानी कि द बेसिकली दोज मूवमेंट्स हु वर डिपेंड ऑन पार्टी, मतलब ऐसे आंदोलन जो कि पार्टी या पार्टी से रिलेटेड थे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेते हैं, मतलब मालूम है आपको भी। और ये अगर सोशली है तो पॉलिटिक्स का भी रूप ले सकते हैं। और अक्सर ये आंदोलन दोनों ही रूप में मेल से नज़र आते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने स्वाधीन आदन मतलब अगर हम अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करते हैं तो कहते हैं मुख्य रूप से ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। लेकिन हम जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में, यानी कि जब व्हेन वी वर कॉलोनी, जब हम लोग कॉलोनी थे, औपनिवेशिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन चला, जिससे अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ। यानी कि कई और आंदोलन जो थे वो भी इसी से ही उभर कर सामने आए थे। जैसे जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठनों के आंदोलन। ये भी आंदोलन जो थे वो उसी दिनों में ही जो थे वो उभर कर सामने आए थे। ये आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआती सालों में अस्तित्व में आए और इन आंदोलनों ने सामाजिक संघर्षों के कुछ अंदरूनी मुद्दे भी उठाए। कहता है ऐसे कुछ आंदोलन आज़ादी के बाद के दौर में चलते रहे। मुंबई, कोलकाता और कानपुर, अंडरलाइन कर लीजिएगा इन्हें, मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों के बीच मजदूर संगठनों के आंदोलन का बड़ा जोर था। यानी कि यहाँ के जो मजदूर संगठन थे उनके बीच में मजदूर संगठनों को लेकर एक काफ़ी प्रभाव था या जोर था। सभी बड़ी पार्टियों ने इन तबके के मजदूरों को लाभमंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए। यानी कि वो किस तरह के मजदूर संगठन बना रहे हैं, यहाँ देखिए उन्होंने मजदूर संगठन बनाए। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लाभमंद हुए। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो आंध्र प्रदेश में के जो तेलंगाना एरिया है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी लीडिंग रोल प्ले कर रही थी, जहाँ ज़मीनों को रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग जहाँ पर उठी थी, यहाँ पर मतलब किसानों के द्वारा भी ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की मांग उठ रही थी। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में भी किसान तथा खेती और मजदूरों ने लेनिनवादी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी रखा। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो मार्क्सवादी लेनिनवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, बाद में यही जो गुट बना या ग्रुप बना, जिसको हम लोग जो है आप पहले पढ़ चुके हो, जिसको कि हम नक्सलवादी के नाम से जानते हैं। हालांकि एक तरह का ये संघर्ष था, एक तरह का ये विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन बाद में ये एक जब डिमांडें पूरी नहीं हुई तो इन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया। कहते हैं मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, इन्हें नक्सलवाद के नाम से जाना गया। किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मसले पर रहा। मतलब ये मानते थे कि इनके साथ इकोनॉमिक इनजस्टिस है और इनइक्वालिटी, जो मेन दो मोटिव्स थे जिनके ऊपर कि इनके साथ जो था वो भेदभाव हुआ या इन्होंने आंदोलन चलाने का इनको एक मौका मिला। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप से चुनावों में भाग नहीं लिया, मतलब ये मूवमेंट जो थे वो कभी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन राजनीतिक दलों से इनकी नज़दीकी रिश्ता कायम हुआ। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से इनका एक अच्छा रिलेशन जो था। इन आंदोलनों में शरीक कई व्यक्ति और सामाजिक राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़े। ऐसे जुड़ावों से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई। आगे देखते हैं हम किस तरह से राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, यानी कि ये राजनीतिक दलों से एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में बन गए। ये हमारा अगला हेडिंग है। कहता है 70 और 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोहभंग हुआ। यहाँ कहने का मतलब है भी, कहते हैं 70 और 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोह भंग हुआ। मोह भंग होने का मतलब है भी जो राजनीतिक पार्टियां थी उनसे अब जो मूवमेंट कर रहे थे उनका मोह भंग हो चुका था। लोगों का मोह भंग जो था, मोह भंग का मतलब है कि उनका उनसे विश्वास उठ चुका था। इसका तत्कालीन कारण तो यही था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया। आपने देखा कि 1977 में किस तरह से एक नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी तो सही, लेकिन वो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई और 2 साल के अंदर ही गवर्नमेंट जो थी वो री इलेक्शन हमारे देश में वापस हो गई और इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी कायम हुआ। लेकिन अगर कारणों की खोज ज़रा दूर तक करें तो पता चलेगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों से लोगों का मोह भंग हुआ था। यानी कि ये कहना चाह रहे थे भी जो सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई हुई थी, मेन
लोग जो थे वो उससे परेशान थे। देश ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास यानी कि प्लान डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया था। आप जानते हो कि हमने पंचवर्षीय योजना का सिस्टम अडॉप्ट किया था। इस मॉडल के पीछे दो लक्ष्य थे। पहला आर्थिक समृद्धि और आय का समानतापूर्ण बंटवारा, यानी कि ये दो कारणों से ये अपनाया गया था। ये मॉडल जो था वो इसको अपनाने के पीछे जो था वो दो कारण थे। पहला था आर्थिक समृद्धि और दूसरा था आय का समतापूर्ण बंटवारा। आप इसके बारे में तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज़ादी के शुरुआती 20 साल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय समृद्धि हुई, लेकिन इसके बावजूद गरीबी और असमानता बड़े पैमाने पर बरकरार है। लेकिन गरीबी मतलब 20 साल में अर्थव्यवस्था को कुछ क्या काफ़ी अच्छा जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था ने अच्छा काम किया और हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी बढ़ती रही, लेकिन फिर भी हमारे देश में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जो थी वो दूर नहीं हो पाई। समाज के हर तबके को समान मात्रा में अवसर नहीं मिल पाए, आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया। जाति और लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले को और ज़्यादा जटिल बना दिया तथा शहरी औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच में भी एक ऐसी खाई बना दी गई जो कि लांघी ना जा सके, यानी कि एक बीच में एक ऐसी ना भर जाने वाली खाई जो थी वो बना दी गई थी। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया था, यानी कि लोगों का विश्वास जो था वो लोकतांत्रिक संस्थाओं से भी और चुनावी राजनीति से भी लोगों का जो था वो भंग हो चुका था, या वहाँ से भी वो मानते थे कि अब राजनीति या चुनावी राजनीति या लोकतांत्रिक संस्थाएं वो कुछ नहीं करेंगी। समूह दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए उन्होंने आवाम को लाभमंद करना शुरू किया। यानी कि मतलब है कि ये अब जो ये समूह थे जो कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और इस काम में छात्र तथा समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए और दलित तथा आदिवासी जैसे हाशिए पर धकेल दिए गए। यानी कि कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता जो थे छात्र और समाज के अलग अलग तबकों के लोग जो थे वो आगे आए, लेकिन ऐसे जो लोग थे यानी कि जो हम लोग कहेंगे भी जैसे आदिवासी लोग हुए या ये जो थे वो बिल्कुल ही धकेल दिए गए, पीछे धकेल दिए गए, जिनको लाभ मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया। मध्यम वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। इन संगठनों ने सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी, इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र भी कहा गया। कहने का मतलब यहाँ ये है कि मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो उभर कर सामने आए। अब वो सामने आ रहे थे, इन्होंने खुद जाकर स्वयंसेविक संगठन के रूप में काम किया आगे बढ़कर, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने लोगों के लिए। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ टोटली ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे इन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया था। स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर संगठन ने ना तो चुनाव लड़े और न ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। यानी कि पूरी तरह से आप देख सकते हो कि यह राजनीति से उनका कट ऑफ था। ऐसे अधिकांश संगठन राजनीति में विश्वास करते थे और उनमें भागीदारी भी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को नहीं चुना। यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टनरशिप तो चाहते थे या पॉलिटिक्स में तो आना चाहते थे, लेकिन किसी दलों को इन्होंने नहीं चुना। यानी कि किसी भी पार्टी के साथ इन्होंने कोई भी गठजोड़ नहीं किया। इसी कारण इन संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा जाता है। यानी कि इंडिपेंडेंट, एक तरह से इंडिपेंडेंट पार्टीज आप कह सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनको आप कह सकते हो, ये कहा जा सकता है। इन संगठनों का मानना था कि स्थानीय मसलों का समाधान स्थानीय नागरिकों से सीधी और सक्रिय भागीदारी राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कारगर होगी। मतलब इनका मानना था कि डायरेक्ट प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों की प्रॉब्लम से, उन लोगों को प्रॉब्लम के अंदर पार्टिसिपेट करवा कर ही उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प से। इन संगठनों का विश्वास था कि लोगों से सीधी भागीदारी से लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार आएगा, और वो यही मानते थे कि सीधी जो पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, उस पार्टिसिपेशन से उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी और इससे जो देश की लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति है उसमें भी सुधार आएगा। अब भी ऐसे स्वयंसेविक संगठन शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार सक्रिय है। बहरहाल अब इनकी प्रकृति बदल गई है। बाद के समय में अनेक संगठनों का वित्त पोषण विदेशी एजेंसियों से होने लगा। यानी कि धीरे धीरे जो इनका ऐसे जो संगठन थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे, इन्हें
विदेशों से जो था वो पैसा आना शुरू हो गया था। ऐसी एजेंसियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्विसेज एजेंसियां भी शामिल हैं। इन संगठनों को बड़े पैमाने पर अब विदेशी धनराशि प्राप्त होती है, जिससे स्थानीय पहल का आदर्श कुछ कमज़ोर हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने 2 टॉपिक यहाँ कंप्लीट किए। पहला जो था हमारा दल आधारित आंदोलन के जो जितने भी मूवमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से शुरू होकर राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेते हैं, और कभी ये ऐसा नहीं भी है। तो आपने देखा। दूसरा हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा कि राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। फिर आपने ये देखा भी किस तरह से इन पार्टीज़ ने राजनीतिक दलों से, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से या इन ग्रुप्स ने, हम लोग कहेंगे भी, इन मूवमेंट्स ने, जो मूवमेंट्स चलाए गए, जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट बन गए और इन्होंने बिल्कुल ही पॉलिटिक्स से अपना किनारा कर लिया। इनका मानना था कि डायरेक्ट जो प्रॉब्लम है उस वहाँ के लोगों से सीधी बात करके उसका, उन लोगों को जो है वो उसका सलूशन दिया जा सकता है। और ये हम लोगों ने इन 2 टॉपिक को जो है ये कवर किया। अगला हम एक और आंदोलन पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे कि दलित पैंथर्स के बारे में देखेंगे। चलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।